और भारत पर पहला आक्रमण ये अरबों का कब हुआ? 636 ईस्वी में दूसरे खलीफा उमर के शासनकाल। हाँ, महाराष्ट्र के थाने क्षेत्र ना। लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं हुआ, सफल रहा दूसरी बार 647 ईस्वी में तीसरे खलीफा उस्मान के शासनकाल में भारत पर अरबियों ने आक्रमण किया, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर 708 ईस्वी में श्रीलंका से जो है ये श्रीलंका के सेरेन द्वीप से ठीक कुछ कीमती वस्तुएं और जो है श्रीलंकाई लड़कियां भेजी गई, लेकिन ये सिंध के पास देवल बंदरगाह के समीप वहां के डाकुओं ने जहाज को लूट लिया। जब इसकी जानकारी इराकी गवर्नर हज्जाज था, जब हज्जाज को हुई तो हज्जाज ये सिंध के राजा थे दाहिर के पास संदेश भेजा कि जो है उस जहाज का पता लगाकर जहाज को मेरे पास भेजिए। तब राजा दाहिर ने कहा कि उस जहाज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो जब इसकी बात सुनकर हज्जाज फिर जो है ये उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में फिर से अपनी सेना भेजी, और ये उबैदुल्ला और बुदैल भी वहां से जो है पराजित होकर वापस लौट आए। उसके बाद फिर ये इराकी गवर्नर जो हज्जाज था ये अपने 17 वर्षीय सेनापति या दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को ये भेजा सिंध विजय करने के लिए। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर अधिकार करके सिंध में प्रवेश किया, और उसके बाद सिंध प्रांत में राबोर नामक एक स्थान है, वहीं राबोर का युद्ध होता है 712 ईस्वी में। तो राबोर का युद्ध किसके बीच हुआ? सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इस राबोर के युद्ध में विजय हुआ, राजा दाहिर पराजित होता और मारा जाता है। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका लड़का जयसिंह आता है, जयसिंह को भी मोहम्मद बिन कासिम पराजित करके सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल अरबी आक्रमणकारी था। उसके बाद आगे चलकर 713 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त किया, इसलिए मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुल्तान पर किया गया भारत में अंतिम आक्रमण। ठीक, और यही मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जजिया कर की शुरुआत किया था। तो जब ये जजिया कर शुरू किया तो जजिया कर में ये कुछ लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था, जैसे ब्राह्मणों को, बच्चों को, अपाहिजों को, महिलाओं को, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर की वसूली किया था। ठीक, और आगे चलकर चचनामा नामक पुस्तक से पता चलता है कि 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती। ठीक, और उसके बाद ये रहा। फिर ये जब अरबी आए तो अरबियों से क्या प्रभाव पड़ा भारत पर? तो जैसे अरबियों ने सबसे पहले ये जो है सा को हा पढ़ते थे, तो जैसे सिंध को हिंद कहा, तो सबसे पहले जो अरबियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। और ये अरबी जो है भारतीय अंक पद्धति और दशमलव अंक पद्धति को भारतीयों से ही सीखा था, इसीलिए इसको हिंदजा कहा जाता। ठीक, और उसके बाद जब ये अरबी भारतीय अंक पद्धति और दशमलव को सीखे तो ये यूनानियों को बताए, तो यूनानियों ने किससे सीखा? अरबियों से, इसलिए इसको अरेबिक न्यूमेरल्स ये लोग कहते। तो यूनानियों ने इसको अरेबिक न्यूमेरल्स, अरे जो भारतीय अंक पद्धति और दशमलव। ठीक, तो भारतीयों को जो है ये अरबियों ने हिंदजा कहा था, और जो भारतीय अंक पद्धति को ये पहले अरबियों ने सीखा भारतीयों, तो भारतीय को हिंदुस्तान का, तो उसी के नाम पर इसका नाम हिंदजा रख दिए। और उसके बाद अरबियों से यूनानियों ने सीखा, यूनानियों ने इसको अरेबिक न्यूमेरल्स कहा। ठीक, तो ये प्रभाव रहा। और उसके बाद फिर जजिया कर की कहानी बताए थे। तो जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया,
जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जजिया कर की वसूली किया तो इसमें ब्राह्मणों, बच्चों, अपाहिजों, महिलाओं को मुक्त रखा था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर की वसूली किया था। आगे बताए थे कि 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद फिर 1564 ईस्वी में अकबर जजिया कर पर प्रतिबंध लगा देता है। फिर 1679 ईस्वी में औरंगजेब आता है। औरंगजेब जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। फिर यही औरंगजेब 1704 ईस्वी में दक्षिण भारत से जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर आगे चलकर आता है ये 1713 ईस्वी में मुगल कालीन बादशाह फारूक सियर। तो फारूक सियर ये जजिया कर की शुरुआत करता है। फिर उसके बाद 1717 ईस्वी में ये फारूक सियर ही ये 1704 ईस्वी में आए दक्षिण भारत से जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर फारूक सियर शुरू किया, फिर ये जो है फिर बंद किया, और 1720 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पूरे भारत से जजिया कर का अंतिम रूप से खात्मा कर दिया। ठीक, तो उसके बाद 1720 से अब जजिया कर की वसूली नहीं होती। तो शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से 712 में होती है, और अंत जो है पूरे भारत से 1720 ईस्वी में ये मोहम्मद बादशाह जो है रंगीला था। और इसी में दो बातें कि एक अब्दुल जो है जैनुल आबदीन था। जैनुल आबदीन पूरे भारत का ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर की वसूली नहीं किया था। और दक्षिण भारत का पहला मुसलमान था अलाउद्दीन हसन शाह जो है बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। ये दक्षिण भारत से जजिया कर की वसूली नहीं किया था। तो ये पूरी जजिया कर की कहानी है। हेडिंग डालो मुल्तान पर आक्रमण या मुल्तान आक्रमण। मुल्तान वहां लिख लेना आगे 713 ईस्वी। तो लिखिए पैराग्राफ चिंतन। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण करके 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करके वहां से मुल्तान पर आक्रमण करके वहां से अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक धन प्राप्त किया। अत्यधिक धन प्राप्त किया। उसने मुल्तान का नाम बदलकर उसने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया। मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया। यह भारत में मोहम्मद बिन कासिम भारत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण था। या भारत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा
किया गया अंतिम आक्रमण था। ठीक, तो ये रहा। हाँ हाँ, पहले पाकिस्तान में। हाँ वही, मतलब पहले पंजाब के आसपास पड़ता था, पाकिस्तान में। ठीक। तो ये अरबी आक्रमण समाप्त हो गया। और हेडिंग डाल लो, जजिया कर। ठीक, जजिया कर एक नजर में। और लिखो, जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने, भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लागू किया था। 712 ईस्वी में लागू किया। जजिया कर से ब्राह्मणों, साधु संतों, महिलाओं, बच्चों, जजिया कर से ब्राह्मणों, साधु संतों, ब्राह्मणों, साधु संतों, महिलाओं, बच्चों एवं अपाहिजों को मुक्त रखा गया था। जजिया कर से ब्राह्मणों, साधु संतों, बच्चों, महिलाओं एवं अपाहिजों को मुक्त रखा गया था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर वसूल किया गया। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर वसूल किया गया। जजिया कर वसूल किए। अगला पॉइंट, आगे चलकर आगे चलकर 1376 ईस्वी में, आगे चलकर 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक आगे चलकर 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। आगे चलकर 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जैनुल आबदीन, उसी में पैराग्राफ चेंज पॉइंट करके लिख लो।
जैनुल आबदीन ब्रैकेट में लिख लेना, कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसको, जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन हाँ ना है, ब्रैकेट में लिखो कश्मीर का अकबर, जैनुल आबदीन। आबदीन लिखा ऊपर, जैनुल आबदीन भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था। जैनुल आबदीन भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर की वसूली नहीं की। जैनुल आबदीन भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर की वसूली नहीं किया। इसी तरह अलाउद्दीन, इसी तरह अलाउद्दीन बहमन, इसी तरह अलाउद्दीन बहमन शाह, इसी तरह अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, बहमन शाह, बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, इसी तरह अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू दक्षिण भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था। दक्षिण भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था दक्षिण भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने या जिन्होंने जजिया कर की वसूली नहीं किया था। आगे चलकर 1564 ईस्वी में अकबर ने आगे चलकर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। 1679 ईस्वी में वो लिखा हुआ है, हाँ 79, 89 नहीं लिखना है, हाँ 79। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। पुनः प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर 1704 ईस्वी में आगे चलकर 1704 ईस्वी में औरंगजेब ने आगे चलकर 1704 ईस्वी में औरंगजेब ने
1704 ईस्वी में दक्षिण भारत से या दक्षिण भारत में जजिया कर पर दक्षिण भारत में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दी। जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलकर आगे तो चल रहे ना। हाँ, आगे चलकर 1713 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल बादशाह, आगे चलकर 1713 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल बादशाह फारूक सियर ने उत्तरकालीन मुगल बादशाह फारूक सियर नहीं लिख पाओगे क्या? फा में बड़ा का मात्रा, रा में छोटाओ की मात्रा, खा, ठीक, फारूक और सियर, खा में उलंकुरा, ठीक। ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने पूरे भारत में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। ईस्वी में मुगल कालीन बादशाह फारूक सियर ने पूरे भारत में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1717 में ही पुनः चालू कर दे। ठीक, प्रतिबंध लगा के 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने ही 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने ही जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दी। जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में मुगल कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ये रंगीला इसकी उपाधि थी, नाम मोहम्मद शाह था, विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक, मौज मस्ती। क्या लिखियो? 1720 ईस्वी में मुगल कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरे भारत से अंतिम रूप से
जजिया कर को खात्मा कर दिया, अंतिम रूप से जजिया कर का खात्मा कर दिया या अंत कर दिया। चलो आप लिखो, चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भगवान को प्यारे हो। लिखो चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार, अभी कल पढ़े थे ना चशनामा, इसके लेखक का था पता नहीं। आ गया। चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। 715 यार, चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। चशनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। ठीक, हेडिंग डालो, प्रभाव। जब अरबी आए थे तो भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा इनमें? चशनामा नाम नहीं। हाँ, हेडिंग डालो, प्रभाव। हाँ, अकेले। हाँ ठीक है, अरबियों पर उनका भी पड़ा, भारत को सीखे थे। ठीक, तो यही मोहम्मद बिन कासिम जो है दिनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन भी किया था। तो लिखो, हेडिंग डालो, प्रभाव या इफेक्ट। हाँ, अरबियों पर, भारत पर अरबियों को। लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। दूसरा पॉइंट, अरबियों ने सबसे पहले सिंध से हिंद शब्द का प्रचलन किया या उत्पत्ति की। सबसे पहले अरबियों ने सिंध से हिंद शब्द की उत्पत्ति की। सिंध से हिंद शब्द की उत्पत्ति और भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। और भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किए। हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। हाँ, हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किए। अरबियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति अरबियों ने भारतीय संख्या पद्धति और दशमलव पद्धति को हिंदुस्तान से सीखा। भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को हिंदुस्तान से सीखा, इसलिए उसका नाम हिंदजा रख दिए। इसलिए उसका नाम
हिंदजा रख दिए। इसलिए उसका नाम हिंदजा रख दिए, भारत का। हाँ ठीक, चलो ठीक। और यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को अरबियों से सीखा, और यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को अरबियों से सीखा, इसलिए उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रख दिए। वो आधा ला रहेगा वहां पर जहां न्यूमेरल्स लिखा है, अरेबिक न्यूमेरल्स या न्यूमेरल्स रख दिया, इसलिए उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रख दिया। ठीक, तो ये रहा भारत पर अरबियों का प्रभाव। कौन था पहला अरबी आक्रमणकारी? कौन था? अगर पहला अरबी आक्रमणकारी पूछा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम इमाम। ठीक, साफाल हुआ चाहे जो हुआ, ठीक, तो वही माना जाएगा, क्योंकि वहां पर किसी का नाम नहीं मिलता, सामूहिक रूप से आक्रमण किए। ठीक, सफल पूछे ना पूछे, पूछे अगर पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और अंतिम अरबी आक्रमणकारी वही मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, हाँ, तो ये जानते रहिए, अभी अंतिम पूछा नहीं, आयोग का अपना मोड बदल दे। ठीक है, हाँ, तो वही तो, अब क्या पूछ ले कैसे पूछ ले, तो सब जानते रहिए। ठीक, तो पहला अरबी पूछे, पहला सफल अरबी आक्रमणकारी सब वही था, अंतिम पहला सफल। ठीक, अब आता है भारत पर तुर्कों का आक्रमणकारी। ठीक, तियलपतगीन पहले गजनी पर अधिकार किया, फिर उसको राजधानी बनाया। ठीक, फिर उसके बाद सुबुक्तगीन जो है पहला सफल तुर्की आक्रमणकारी था। ठीक, तो चलिए इसको कल बताएंगे। ठीक, इसको जो है